हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल शबिश्ता नफीस पर। ये देखिए, मेरा आज का टॉपिक है 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम के बारे में मैं बता रही हूँ। इससे पहले मैंने जितना भी एक्ट आए थे और जितना रेगुलेटिंग एक्ट है सबको मैंने डिस्क्राइब कर दिया, आप उन्हें भी पढ़ लीजिएगा। तो ये यहाँ पर 1909 रहेगा। हाँ, तो ये देखिए 1909 का अधिनियम, जिसको भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं। तो इसके पहले मैं बैकग्राउंड बता देती हूँ, पृष्ठभूमि इसकी। तो देखिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम बनने से पूर्व भारत एवं इंग्लैंड के कुछ घटनाएं एवं परिवर्तन हुए थे, जिनका प्रभाव भारत के 1909 के अधिनियम पर पड़ा। देखिए किसके भारत एवं इंग्लैंड में कुछ घटनाएं हुई थी एवं परिवर्तन हुए थे, जिनका प्रभाव 1909 के अधिनियम में पड़ा। एक तो ये था, और इंग्लैंड में उदारवादी सदस्यों का गठन हो चुका था और भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी, जो कि 1906 ईस्वी में हुई थी। तो देखिए, एक तो इंग्लैंड और भारत में कुछ घटनाएं हो गई थी, परिवर्तन हो गई थी। फर्स्ट ये था, एंड सेकेंड ये था कि उदारवादी सदस्य का गठन हो चुका था। इंग्लैंड में क्या हो गया था, उदारवादी सदस्यों का गठन हो गया था, और भारत में क्या हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी, जो राजनीतिक रूप से अत्यधिक प्रभावित हुआ। और साथ ही 1892 के अधिनियम जो थे, मतलब इससे पहले जो 1892 के अधिनियम आए थे, उनके दोषों को भी दूर करने के लिए एवं भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं राष्ट्रवादी क्रांतियों का सामना करना था। सरकार की मंशा थी कि सांप्रदायिकता को भड़काकर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन कर दिया जाए। देखिए, इसी कारण इसी कारण ये 1909 का अधिनियम भी लाया गया था। तो देखिए, इस अधिनियम के तत्कालिक भारत सचिव मालेवासराय मिंटो के नाम पर मिंटो सुधार अधिनियम पड़ा। किसके नाम पर? मिंटो के नाम पर मिंटो सुधार अधिनियम पड़ा। इस अधिनियम को सर आरुल्डले समिति के रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में पारित किया गया था। किसके आधार पर? तो सर आरुल्डले समिति के रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में पारित किया गया था। तो देखिए, इसके निम्नलिखित प्रावधान है। इसकी पृष्ठभूमि थी, आप इसको जब पूरा समझ जाएंगे तब आपको ये बातें समझ में आने लगेगी। तो देखिए, इसकी जो प्रावधान थे वो निम्नलिखित थे। तो पहला पॉइंट है, केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई थी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 1861 में और 1992 में इन दोनों सदस्यों की संख्या, केंद्रीय विधान परिषद की जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी कितनी थी, 1861 में और 1892 के उसमें। तो परंतु सरकारी सदस्यों को रखा गया। देखिए, इसमें 16 से 60 केंद्रीय परिषद की सदस्यों की संख्या कर दी गई थी, लेकिन इसमें सरकारी सदस्यों को रखा गया था। तो केंद्रीय विधान परिषद में सरकार ही रहते थे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ इसके थ्रू आपको बताती हूँ। तो देखिए, जो 60 थे, इस 60 में देखिए ये जो 9 आए हैं, इसी 9 जो है ये वायसराय थे। तो 60 और 9, 60 को प्लस कर दिया गया 9 में, तो 69 ये हो गए थे। तो 69 हो गए। तो ये देखिए, 69 को भी दो भागों में से विभक्त कर दिया गया था, यानी टू डिवाइड कर दिया गया। तो सरकारी सदस्य जो थे 37 थे। देखिए, सरकारी सदस्य 37 थे और गैर सरकारी 32 थे। इन्होंने अपना यहाँ पे, ऐसे तो 34 होते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा ले लिया। और ये देखिए, गैर सरकारी में 32 थे। देखिए, अंग्रेज़ों का दिमाग देखिए, यहाँ पे तो सरकारी ने 37 ले लिया और गैर सरकारी में 32, लेकिन ये गैर सरकारी में भी बंटवारा कर दिए। 5 सदस्य मनोनीत किए गए थे। किसके? ये सरकारी के थे। और गैर सरकारी कितने बचे? जब 5 निकाल देंगे तो 27 हुए थे। देखिए, 27 में भी उन्होंने डिवाइड कर दिया था, जो कि 5 भागों में। तो 13 साधारण से थे, जो साधारण परिवार से थे, 6 जमींदार वाले थे, और 6 प्रभव निर्वाचन मंडल के थे, और 2 वाणिज्य के थे। तो ये मिलाकर 27 हो गया था। अब देखिए, प्रभव निर्वाचन मंडल में भी इसको विभक्त कर दिया गया था। तो 2 बंगाल के थे, एक बिहार और उड़ीसा के थे, एक मद्रास के थे, और एक मुंबई के थे, और एक संयुक्त प्रांत के थे। तो यहाँ पे मसला ये देखिए, यहाँ पे जो है बिहार और उड़ीसा, मतलब ये 2 देशों को दिया है,
नाम दिया, लेकिन ये दोनों का नेतृत्व सिर्फ एक ही कर रहा था, एक सदस्य कर रहा था, तो एक ही थे यहाँ पे। तो दो बंगाल के थे, एक बिहार उड़ीसा, एक मद्रास, एक मुंबई, एक संयुक्त प्रांत के थे। तो इस मैच से समझ में आ जाएगा। तो देखिए कितने थे, 27 सरकारी वाले थे और गैर सरकारी 32 थे। उसके बाद 32 में से भी डिवाइड कर दिए गए थे, तो 5 सरकार के थे और 27 गैर सरकार के थे। इसमें भी 5 लोगों को डिवाइड कर दिया गया था। 13 साधारण थे, 6 जमींदार के थे, 6 प्रभव निर्वाचन मंडल के थे, 2 वाणिज्य के थे। और प्रभव निर्वाचन में भी डिवाइड कर दिया गया था। और देखिए यहीं पर जो सदस्य थे ना, यहीं पे ये था कि ये समझिए मुस्लिमों के लिए था। यहाँ पे जैसे मुस्लिम वोट ही दे सकते थे, जो मैं अभी आगे बताऊंगी आपको। तो देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ जो आपको समझाया है, वही चीज़ मैंने यहाँ लिख भी दी है। तो 69 सदस्यों में से 37 सरकारी सदस्यों में जो 9 वायसराय सदस्य थे और 32 गैर सरकारी सदस्य के रखे गए थे। इनमें 5 सदस्य सरकारी द्वारा मनोनीत किए गए और 27 जो थे निर्वाचित हो गए। यानी ये जो 5 थे ये सरकारी के थे और ये 27 जो थे ये गैर सरकारी थे। तो प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य को बढ़ाया गया, जिसमें गैर सरकारी का बहुमत रखा गया था। तो प्रांतों में संख्या जो थी, देखिए बंगाल सदस्य की जो संख्या थी 52। तो देखिए बा से बंगाल, बा से 52 याद हो जाएगा। उसके बाद बर्मा की थी 16, पूर्वी बंगाल और असम की थी 41 और पंजाब से थी 25। पंजाब में सदस्यों की थी तो 25। देखिए पा से पंजाब, पा से 25। तो ये थी बा से बंगाल, बा से 52, 62 है, 62। तो उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए मद्रास और संयुक्त, उसी के आगे जैसे इन्होंने ये पंजाब में जो 25 थे, उसके बाद यही चीज़ है कि मद्रास और संयुक्त प्रांत प्रत्येक में 42 सदस्य थे। तो देखिए इसमें जो निर्वाचित किए गए थे और मतदाताओं की जो योग्यता थी, तो प्रांतीय विधान परिषद में जो सदस्यों की निर्वाचित योग्यता थी और मतदाताओं की योग्यता, तो क्या क्या योग्यता थी, केवल पुरुष ही निर्वाचित हो सकते थे। इसमें महिलाओं का कोई रोल नहीं था। यहाँ पे महिलाएं ना तो वोट दे सकती थी, ना वो निर्वाचित की जा सकती थी। तो यहाँ पे सिर्फ क्या था, पहला पॉइंट हुआ केवल पुरुष निर्वाचित हो सकते थे। और इसमें देखिए केवल पुरुष ही मतदान दे सकते थे, मतलब उनका देने का अधिकार वही था। यहाँ महिलाओं का कोई अधिकार नहीं था। तो निर्वाचित सदस्यों के 21 वर्ष अनिवार्य था, मतलब जो यहाँ पे निर्वाचित हो सकते थे उनकी मतलब न्यूनतम 21 वर्ष होना अनिवार्य है। और मत देने में आयु ये भी 21 वर्ष की होनी चाहिए। और देखिए न्यायालयों द्वारा 6 माह से अधिक सजा ना पाया हो, मतलब जो ये निर्वाचित होना होगा उसे 6 माह से अधिक अगर वो सजा पाया होगा तब भी वो निर्वाचित नहीं किया जाएगा और वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ये मतदाताओं की ये क्या थी, ये 21 साल का होना चाहिए, पुरुष ही दे सकते हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ हों। तो देखिए यहाँ पे निर्वाचित में यही था कि वो केवल पुरुष ही निर्वाचित हो सकते हैं, 21 साल होना अनिवार्य है, न्यायालयों से 6 माह से अधिक सजा ना पाया हो और प्रशासनिक सेवा में निष्कासित ना किया गया हो, जो प्रशासनिक सेवा थी उससे निष्कासित ना किया गया हो और राजद्रोह अपराधी ना हो, देश से निकाल ना दिया गया, मतलब ये ना हो कि देश से ये निकाल दिया गया हो, ऐसी बातें भी ना होनी चाहिए। तो ऐसी बातें भी नहीं होनी चाहिए जैसे कि ये देखिए देशों से निकाला ना हो, राजद्रोही का अपराधी ना हो। तो खैर आगे चलते हैं। केंद्रीय विधान परिषद एवं प्रांतीय विधान परिषद की जो मतलब ये है की थी, तो केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद की जो सदस्यों की शक्तियों में वृद्धि की गई थी और 2 ही स्थानों पर ऐसे सदस्यों को, यानी वो विधान परिषद के थे और जो प्रांतीय के थे, तो की शक्तियों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। पहला वित्तीय मामले में था और जो दूसरा था लोकहित या सामान्य मामला, लोकहित भी कह सकते हैं और सामान्य मामला भी था। तो देखिए वित्तीय मामला जो था, ये वित्तीय मामला था। तो इसमें देखिए सदस्यों द्वारा बजट पर बहस करना था, मतलब ये इसमें वित्तीय मामले में लोगों को, जो ये सदस्य थे, ये बजट पर बहस कर सकते थे। किसी भी मामले में नहीं दे सकते थे, यानी किसी भी कोई भी ऐसा मामला हो तो उसमें मत अपना नहीं दे सकते थे। तो स्थानीय निकायों के लिए धन की मांग कर सकते थे, जो स्थानीय निकाय जो थी इनकी, वो धन की मांग कर सकते थे, लेकिन वो मत नहीं दे सकते थे। और नए करों की मांग एवं उस संबंधित करों से संशोधन
कर सकते थे, यानी वो कोई और नया कर भी लगाना चाहते तो लगा सकते थे, और किसी भी संबंधित वो करों का संशोधन जो उनको अच्छा ना लगे वो करों का संशोधन भी कर सकते थे। तो देखिए उपरोक्त विवरणों से वायसराय की परिषद बाध्य नहीं थी, यानी वायसराय के पास इतना पावर था कि वो उनकी बातों से बाध्य नहीं थी, उनके पास इतना था। तो देखिए मैंने यहाँ नोट की तरीके बता भी दिया है कि इस अधिनियम के द्वारा वायसराय परिषद के निर्वाचित व्यक्तियों की योग्यता एवं अयोग्यता घोषित किया जा सकता है, यानी जो वायसराय हैं जब निर्वाचित होंगे तो ये मतलब इतना इसके पास पावर है कि वो ये बता सके कि ये व्यक्तियों के पास योग्य है, ये इस काबिल है कि वो निर्वाचित हो सके, और ये इस काबिल नहीं है कि निर्वाचित हो सके। तो इसलिए कि इसके पास इतना पावर था। तो देखिए अब ये वित्तीय मामले हो गए। तब देखिए सामान्य मामले जो थे, तो इसके अंतर्गत निर्वाचित सदस्य 15 दिन पहले ही पूर्व सूचना देकर जनसाधारण के संबंधित मामलों का प्रस्ताव रख सकता है। देखिए इसके अतिरिक्त मतलब जो भी है वो 15 दिन पहले ही मतलब सूचना देकर तब जनसाधारण पर ये बहस कर सकता था। तो यहाँ पे भी देख लीजिएगा वायसराय की जो थी उसमें वायसराय को भी ये वायसराय को इतना पावर था। देखिए दो बातें थी, वायसराय को इतना पावर था कि वो योग्य और अयोग्य पर भी वो घोषित कर सकता था, और ये जो प्रांतीय के थे ना इसमें 15 दिन पहले ही सूचना दे सकते थे, तभी वो किसी भी संबंधित मामलों को ये डिस्कस कर सकते थे। तो और देखिए उसी में है लोकहित से संबंधित मामलों को निर्वाचित सदस्य अपना मत दे सकता था, यानी लोकहित से संबंधित मामले में निर्वाचित किए हुए रहेंगे सदस्य अपना मत दे सकता था। और देखिए केवल असंबंधित सदस्य ही पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। एक तो देखिए पूरक प्रश्न की बात ये हुई कि मतलब कोई भी प्रश्न पूछे, प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन केवल संबंधित सदस्य मतलब जो निर्वाचित से संबंधित है, और अनदर कोई भी मतलब इससे ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। मतलब सिर्फ संबंधित सदस्य ही क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी अदर मतलब जो पर्सन है वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। और देखिए इसी में इस अधिनियम के द्वारा वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था। देखिए पहली बार ये हुआ था, ये इम्पोर्टेंट मैं बता रही हूँ। तो देखिए वायसराय की जो कार्यकारिणी थी परिषद में शामिल किया गया था किसको? भारतीयों को। प्रथम बार भारतीय वायसराय के परिषद पत्र पर मतलब भारतीयों को रखा गया था। इस प्रकार वायसराय के परिषद में एक भारतीय को रखा गया था। वायसराय परिषद में प्रथम बार सत्येंद्र नाथ सिन्हा नियुक्त हुए थे। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत किस अधिनियम में वायसराय की कार्यकारिणी भारतों को भी शामिल किया गया था? तो वो 1909 में है। और कौन प्रथम वो भारत की वायसराय जो बना था तो वो कौन था? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। और इन्हें लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। और साथ ही भारत सचिव में 2 भारतीयों को रखा गया था। पहला था केसी गुप्ता और दूसरा था सैयद हुसैन बिलग्रामी। देखिए कितने थे? 2 सदस्य थे। भारत सचिव में 2 भारतीयों को भी रखा गया था। ये भारत सचिव यहाँ नहीं रहते थे, ये मतलब जहाँ से ये चलता था तो ये भारत सचिव जो थे ये मतलब भारत में नहीं रहते थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब इंग्लैंड की जो ब्रिटिश कंपनी थी वो यहाँ की सूचना पूरे इनको देती थी। तो पहला देखिए, तो यही जो भारत सचिव में थे इसमें भी 2 भारतीयों को रखा गया था। तो पहला थे केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो भारत परिषद 1909 के तहत पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी। देखिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई, ठीक है। और उसके बाद जो भारत के लिए राजनीतिक रूप से घातक सिद्ध हुआ, जो कि भारत के लिए राजनीतिक रूप से घातक सिद्ध हुआ। और इस अवसर में मिंटो ने कहा था, हम नाग के दांतों को बो रहे हैं जिसका परिणाम भविष्य में घातक होगा। और इसी सबों के कारण आगे चलकर 1919 का भी अधिनियम आएगा। वो मैं अगली वीडियो में भी मैं ज़रूर बनाऊंगी। तब तक के लिए